मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कक्षा 9 के 5th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ रहे थे। आज जो है वो लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस चैप्टर में कोशिका, उसकी खोज, कोशिका सिद्धांत और कोशिका की संरचना, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विभिन्न प्रकार की कोशिका और न्यूक्लियस जो है उसके बारे में पढ़ा है। आज जो है वो हमारे दो छोटे से शेष बचे हुए चैप्टर रह गए थे, ठीक है ना। जीवन की मौलिक इकाई है ना, और जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा है? सेल या कोशिका को। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो अपना कोशिका पर आधारित था, ठीक है ना। तो आज हमारे दो टॉपिक जो रह गए थे, एक तो वैक्यूल्स जिनको बोलते हैं रसधानियां, और दूसरा जो टॉपिक है, जो लास्ट वाली जो बुक थी उसके अंदर तो इसको पूरा एकदम डिस्क्राइब किया हुआ था सेल डिवीजन को, लेकिन यहाँ केवल जो है वो सेल डिवीजन क्या है और उसके टाइप्स जो हैं उनके बारे में आपको बताया है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं बताया। तो लगभग इस वाली किताब के अंदर पुरानी वाली किताब की तुलना में जनरल इंट्रोडक्शन जो है उसको ज्यादा वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं वैक्यूल्स या रसधानियां। इसको हम रसधानियों को रिक्तिकाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स जिनको कहा जाता है रसधानियां, देखिए इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? रिक्तिकाएं, ठीक है। रिक्तिकाएं भी जिनको वैक्यूल्स कहा जाता है। ये किस तरह की रचना है? तो वैक्यूल्स जो होती है वो क्या है? एक थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं कि सेल्स के अंदर जो बेकार के पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं, है ना, और ये सब पदार्थ जो होते हैं वो इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार के स्टोरेज का काम करते हैं। आप लोगों को पहले अपन लास्ट वीडियो में इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल्स जो होती है उसके अंदर रिक्तिकाएं जो होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं। कई बार तो देखिए जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनके अंदर 90% तक भाग जो होता है वो रिक्तिकाओं के द्वारा कवर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिक्तिकाओं के कारण हम देखते हैं प्लांट सेल के अंदर, हमने प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जब अंतर किया था तब भी ये बात सामने आई थी कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं, रसधानियां जो हैं, ये बड़े आकार की होने के कारण इसका न्यूक्लियस जो होता है वो किधर चला जाता है? एक और परिधि की तरफ होता है। लगभग जंतु कोशिका में हमने यही कंडीशन देखी थी कि सेल या कोशिका के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो लगभग सेंटर में या मध्य में होता है। तो वैक्यूल्स या रसधानियों की बात करें तो देखो, पादप कोशिका में रसधानियां जो है वो कैसी होती है? रसधानियां जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है भाई। जबकि जो जंतु कोशिका है, जबकि जंतु कोशिका में छोटे आकार की रिक्तिकाएं होती है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल के अंदर हमने पहले भी देखा है कि रसधानियां या वैक्यूल्स जो होती है वो प्लांट सेल में काफी बड़े आकार की होती है, जबकि जो जंतु कोशिका है उसके अंदर ये जो है वो छोटे आकार की होती है। इसके बाद में अपन बात करें, देखो प्लांट सेल की अभी अपन ने बात की थी कि बड़ी रिक्तिका, बड़ी रसधानियों के कारण पादप कोशिका में केंद्रक, है ना, परिधि की ओर या केंद्रक एक और केंद्रक मध्य में न होकर, है ना, एक और खिसक जाता है।
एक और खिसक जाता है। ठीक है भाई, तो ये भी किस कारण से होता है कि केंद्रक जो है वो पादप कोशिका के अंदर सेंटर में नहीं होता है, मध्य में नहीं होता है, किधर पाया जाता है, एक और खिसक जाता है। तो उसका कारण भी क्या है, ये बड़ी रसधानियां जो होती हैं वो इसका कारण है। अब देखिए रसधानियां जो है उसके अंदर क्या होता है, तो बात करें अपन रसधानियों में, रसधानियों में बात करें अपन तो किस आकार की होती हैं, कैसी होती हैं, तो इनमें क्या भरा होता है। तो बात करें कि रसधानियां जो है, रसधानियां थैली जैसी संरचना होती है, थैली जैसी संरचना होती है। ठीक है भाई, थैली जैसी संरचना होती है। इन पर एकल झिल्ली क्या होती है, इन पर एकल झिल्ली, सिंगल लेयर जो होती है, सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है, एकल झिल्ली पाई जाती है। ठीक है भाई, सिंगल झिल्ली जो होती है या एकल झिल्ली जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, तो लिखा है कि रसधानियों में क्या क्या पाया जाता है, ठोस तथा तरल लिक्विड फॉर्म के अंदर और सॉलिड ठोस के अंदर क्या होते हैं, पदार्थ संग्रहित होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ संग्रहित होते हैं। भाई संग्रहित होने का मतलब स्टोर होते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा यदि अपन पादप कोशिका में बात करें कि रसधानियां किस प्रकार की हैं, तो देखो पादप कोशिकाओं में रसधानियां जो है उनमें क्या जमा होता है, तो देखिए पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। ठीक है भाई, इनमें क्या भरा होता है, पादप कोशिका के अंदर क्या भरा होता है, रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। और इसी कारण पादप कोशिका अब कैसी होगी, स्फीत होगी। स्फीत अवस्था का मतलब हो गया कि फूली हुई, स्फीत अवस्था का मतलब क्या होता है, फूली हुई फॉर्म में होती है। ठीक है, फूली हुई रहती हैं। और इस प्रकार रसधानियां क्या करती हैं, रसधानियां पादप कोशिका को क्या करती हैं, पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, कठोरता प्रदान करती हैं। सॉलिड थोड़ी सी कोशिका जो होती है वो थोड़ी कैसी होती है, स्पीड होने के कारण कठोर हो जाती है। तो उसका कारण क्या है कि इन रसधानियों के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके अलावा रिक्तिका में और क्या होता है, तो इसके अलावा रसधानियों में शर्करा, शर्करा है, एमिनो अम्ल है, कार्बनिक पदार्थ है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ तथा कुछ क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसके कारण से पादप कोशिका जो है वो स्फीत अवस्था में होती है, फूली हुई। ठीक है, और इस कारण से ये किस टाइप की होती है, थोड़ी कठोर होती है। इसके अलावा रसधानियों में और क्या होता है, शर्करा होता है, एमिनो अम्ल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और कुछ मात्रा में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन जो होते हैं ये भी पाए जाते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा और क्या रसधानियां करती हैं, तो देखिए रसधानियां जो है हमने कहा था कि भाई इनके अंदर कुछ जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, वेस्टेज जो होते हैं, वो आकर के क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। तो लिखा है कि एक कोशिकीय जीवों में
जीवों की रसधानियां, जीवों में रसधानियां क्या करती हैं? एक कोशिकीय जीवों में रसधानियां जो है वो अतिरिक्त जल तथा जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में क्या करते हैं? बाहर निकालने में सहायक होती है। तो रसधानियां जो है वो जल को, जो अतिरिक्त मात्रा में है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको बाहर निकालने का कार्य जो है वो करती है। इस तरह से आपका जो पहला टॉपिक हमारा रसधानियां था वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब हम एक अन्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं शुरू, जिसका नाम है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन जो है। ठीक है भाई, हमारा इस लेसन का या इस चैप्टर का जो है वो अंतिम टॉपिक है सेल डिवीजन। ठीक है ना, कोशिका विभाजन। ठीक है भाई, अब देखिए कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर के क्या करती हैं? नई कोशिकाएं बनाती हैं, जो कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती हैं। तो हम कह सकते हैं नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया। ठीक है ना भाई, नई कोशिकाओं के क्या बनने की जो प्रक्रिया है या जो क्रिया है, या प्रक्रिया भी कह सकते हो, प्रोसेस ही है, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। किसको? नई कोशिकाओं को बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। यदि अपन इसके प्रकार की बात करें तो देखिए कोशिका विभाजन का जो है वो प्रकार है दो। ठीक है ना, एक को अपन बोलते हैं समसूत्री विभाजन, जिसको केवल सूत्री विभाजन के नाम से भी लिखा है। ठीक है, और दूसरा जो विभाजन होता है वो कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है भाई, अर्धसूत्री विभाजन। तो जो कोशिका विभाजन है वो कितने प्रकार का हुआ? अपना दो प्रकार का, एक को सूत्री विभाजन और दूसरे को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए दोनों जो विभाजन है उनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या अपन इसको हम समसूत्री कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? अर्धसूत्री। तो सूत्री विभाजन या जिसका नाम क्या है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, और सेकंड जो है जिसका नाम है अपना अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो है, इन दोनों के बीच अपन केवल बेसिक डिफरेंस जो है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए समसूत्री विभाजन जो है वो कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो देखिए यह विभाजन जो है वो ये विभाजन होता है किसके अंदर? कायिक कोशिकाओं। किसके अंदर होता है? कायिक कोशिकाओं। ठीक है भाई, ये विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कौन सी कोशिका में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके अंदर? जनन कोशिका। किसमें होता है? जनन कोशिका के अंदर होता है। ठीक है भाई, जनन कोशिकाओं में जो है वो अर्धसूत्री होता है, वही कायिक कोशिकाओं में जो होता है वो कौन सा होता है? समसूत्री होता है। देखिए जो कोशिका विभाजित होती है ना, विभाजित होने वाली कोशिका को अपन क्या कहेंगे? विभाजित होने वाली सेल या कोशिका जो है वो कहलाती है मदर सेल या मातृ कोशिका। और जो नई कोशिकाएं बनती हैं, नई कोशिका बनती है, उस कोशिका को हम बोलते हैं संतित कोशिका। ठीक है भाई, संतित कोशिका। समझ में आ रही बात? तो एक होती है मदर सेल और एक होती है डॉटर सेल्स, या जिनको अपन बोलते हैं संतित कोशिका। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो मदर सेल्स होती है या मातृ कोशिका होती है वो कायिक कोशिका होती है, और दूसरी तरफ जो होती है वो जनन कोशिका होती है। अब देखिए ये मदर सेल्स जो होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। ठीक है ना, द्विगुणित है, और ये भी जो है वो कायिक कोशिका के साथ साथ में ये जो जनन कोशिका है, जनन को संतित कोशिका जो होती है वो किस टाइप की बनती है, इसके आधार पर ये विभाजन जो है अपना। ठीक है ना,
तो इस विभाजन में जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका ये किस तरह की होती है? 2n होती है, मतलब ये किस तरह की है? द्विगुणित है। क्या भाई? गुणसूत्रों की संख्या जो है वो इसके अंदर आधी नहीं है, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो पूरी है। तो समसूत्री विभाजन में द्विगुणित कोशिका विभाजित होती है। जनन कोशिका जो है वो द्विगुणित है और ये विभाजित होती है और विभाजित होकर के दो क्या बनाती है? द्विगुणित कोशिका ही बनाती है। ठीक है भाई? मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जनन कोशिका में विभाजन से वापस जो होती है वो समान गुणसूत्र वाली दो कोशिकाएं बनती हैं, जबकि यहाँ कायी कोशिका, मातृ कोशिका कहें आप, कायी कोशिका, यहाँ कायी कोशिका है और यहाँ पर क्या होगा कि जो जनन कोशिका है, ठीक है ना, जो कैसी होती है? 2n द्विगुणित होती है और ये जब विभाजित होगी तो विभाजित होकर क्या बनाएगी? 4 कितनी? अगुणित। अगुणित का मतलब हो गया आधे गुणसूत्र वाली। जितने जो जनन कोशिका में गुणसूत्र होते हैं उसके कितने आधे जो होते हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं, तो ये कितनी संख्या में बनती है? 4, ठीक है ना, 4 अगुणित कोशिका बनाती है। अगुणित कोशिका जो होती है वो बनती है इसके अंदर, अगुणित कोशिका बनती है। ठीक है भाई? अब देखिए थर्ड की बात करें अपन, तो यहां जो है द्विगुणित से द्विगुणित ही बन रही थी। इसका मतलब संतित कोशिका में जो नहीं बन रही है उसमें संतित कोशिका और जो मातृ कोशिका जिसके अंदर विभाजन हो रहा था, तो संतित कोशिका और मातृ कोशिका में गुणसूत्र क्या होते हैं? समान। ठीक है भाई? समान होते हैं, मतलब दोनों ही कैसी हैं? 2n है, ये भी 2n है और ये भी कैसी है? 2n है। लेकिन यहाँ संतित जो गुणसूत्र है, सॉरी संतित जो कोशिका है जो नहीं बन रही है, संतित कोशिका में गुणसूत्र जो है वो गुणसूत्र जनन कोशिका से क्या होते हैं? आधे होते हैं, मतलब इसकी जो मदर सेल्स होती हैं उससे क्या होते हैं? जनन कोशिका से आधे होते हैं। ठीक है भाई? ठीक है, ये इनके अंदर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा बात अपन यदि करें कि जो समसूत्री विभाजन है उसका बेनिफिट क्या है? ठीक है ना भाई? समसूत्री विभाजन जो है उसका क्या बेनिफिट है? अपन बात करें तो समसूत्री विभाजन जो है वो कहां पर होगा? तो देखो इसके महत्व की बात करें तो ये जो शरीर की वृद्धि है, शरीर की वृद्धि और मान लीजिए कि ऊतक जो है या अंग है, ऊतक या अंगों की मरम्मत जो होती है, मरम्मत जो है वो किससे होती है? समसूत्री विभाजन। मरम्मत के समय क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है भाई? सेकंड जो है हम देखते हैं कि कुछ जीव जो हैं जो कि क्या करते हैं, जो निम्न कैटेगरी के हैं, निम्न श्रेणी के हैं, तो निम्न श्रेणी के जीवों में क्या पाया जाता है? में अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन वो किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है? थर्ड इसमें अर्धसूत्री में अपन बात करें तो देखो अर्धसूत्री की बात करें तो देखिए यहां पर क्या होता है कि जब इसमें जो कायिक कोशिका जो होती है या सॉरी जनन जो कोशिका होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या जो है, गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करनी है? समान बनी रहती है। इस विभाजन से क्या होता है कि किस किस के अंदर कौन कौन सी कोशिकाओं में, तो जो कायिक कोशिका है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, गुणसूत्रों की संख्या यदि पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर रखनी है तो कौन सा विभाजन करना होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके अलावा इस विभाजन के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसको बोलते हैं जीन विनिमय होता है। ठीक है ना भाई? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर कौन सी क्रिया होती है? जीन विनिमय की क्रिया होती है और इस जीन विनिमय के कारण से क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है।
ठीक है ना, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और आप देख सकते हो कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें जो है वो अलग अलग दिखाई देती है। जैसे हम हमारे भाई बहनों से अलग दिखाई देते हैं, तो उसका कारण क्या है, जीन विनिमय है। तो ये सब प्रोसेस जो है वो केवल अर्धसूत्रीय विभाजन से ही हो सकती है, समसूत्रीय विभाजन में संभव नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय विभाजन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में जो है वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हैव ए गुड डे।